एक मर्केंटाइल लॉ के अंदर है दूसरा बड़ा क्वेश्चन बनता है कि ठहराव से आपका क्या अभिप्राय है। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट। समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, परंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। All the contracts are an agreement, but all agreements are not contract. Explain it. ये विधि के विद्यार्थियों के लिए, लॉ के विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ठहराव क्या है। समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, परंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। इसके दो फेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वी नो वेरी वेल, ये अनुबंध का एक आधार स्तंभ है, या यूं कह लीजिए अनुबंध रूपी भवन का जो निर्माण है वो ठहराव के ऊपर ही होता है। ठहराव प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो वो ठहराव का रूप ले लेता है। वो ठहराव वैलिड है या नहीं है डजंट मैटर, लेकिन अगर कोई एक पक्षकार अपनी बात रख रहा है और दूसरा पक्षकार उसकी बात को स्वीकार कर लेता है किसी भी मोड में, तो ठहराव हो जाएगा। अब ठहराव विधि मान्य है या नहीं है या आगे की बात है। यदि मैं मेरे शब्दों में ये बात कहूँ तो ठहराव प्रस्ताव की ऐसी स्वीकृति को कहा जाता है। ठहराव प्रस्ताव की ऐसी स्वीकृति को कहा जाता है जिसमें दो या दो से अधिक पक्षकार, इट मे बी मोर देन टू, दो या दो से अधिक पक्षकार किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए सहमत होते हैं। टू डू और नॉट टू डू, करने के लिए भी हो सकता है और नहीं करने के लिए हो सकता है। अगर दोनों पक्षकार सहमत हो जाते हैं तो प्रथम दृष्टया वो ठहराव हो गया। इसमें कोई तकनीक अड़चन नहीं है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगा, चेट्टी CHETTY चेट्टी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि उचित रूप से स्वीकृत प्रस्ताव ही ठहराव का निर्माण करता है। एंड ड्यूली एक्सेप्टेड प्रपोजल इज नाउन एज एन एग्रीमेंट। यदि प्रस्ताव को ठीक से स्वीकृत कर लिया, ड्यूली एक्सेप्टेड, तो वो ठहराव का रूप ले लेगा। इसी तरीके से विलिस्टन ने बहुत बढ़िया बात कही है कि ठहराव पक्षकारों के मध्य पारस्परिक सहमति की अभिव्यक्ति के अलावा कुछ नहीं। ये एक तरह से म्यूचुअल एक्सेप्टेंस है। एक्स वाई की बात को मान रहा है, वाई एक्स की बात को मान रहा है, तो हम कहेंगे कि ये ठहराव हो गया। सेक्शन 2E के अंदर भी ठहराव को डिफाइन किया है। अनुबंध अधिनियम की धारा 2E में प्रत्येक वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिफल हो, ठहराव कहलाता।
विच फॉर्म द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, तो फिर वो ठहराव हो जाएगा। तो ठहराव के अंदर तीन बातें महत्वपूर्ण हो गई कि प्रत्येक अनुबंध ठहराव होता है। ध्यान दें की बात पे, प्रत्येक अनुबंध ठहराव होता है, प्रत्येक ठहराव एक वचन होता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्रत्येक अनुबंध एक ठहराव होता है, प्रत्येक ठहराव एक वचन होता है, और वचन प्रस्ताव की स्वीकृति का ही दूसरा नाम है। जब प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो वो वचन का रूप ले लेता है। तो यदि हम समीकरण के रूप में ठहराव को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं ठहराव बराबर प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, क्योंकि जैसे ही प्रस्ताव स्वीकृत होगा वो वचन का रूप ले लेगा, और वचनों का जो आदान प्रदान है वो ठहराव है, वो ठहराव है। तो ठहराव को ठीक से डिफाइन करने के बाद में अपन दूसरे फेज के अंदर जाएंगे। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एन एग्रीमेंट, बट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हम पहले ये डिफाइन करेंगे कि प्रत्येक अनुबंध ठहराव होता है, परंतु प्रत्येक ठहराव अनुबंध नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था कि ठहराव मूलतः अनुबंध रूपी भवन की आधारशिला है। इट इज द माइलस्टोन। इसको अपनी यूं कहे कि ठहराव अनुबंध की नींव है। ठहराव एक तरीके से भवन की नींव है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ भवन होगा वहाँ नींव अवश्य होगी। जहाँ भवन होगा वहाँ नींव अवश्य होगी। जहाँ अनुबंध होगा वहाँ ठहराव अवश्य होगा, लेकिन नींव होने का अभिप्राय भवन नहीं। ठीक उसी प्रकार ठहराव होने का अभिप्राय अनुबंध नहीं। देयर आर सो मेनी एग्रीमेंट्स, यू विल सी लेटर ऑन। आप बाद में देखेंगे बहुत सारे ठहराव ऐसे हैं जो केवल ठहराव ही बने रहेंगे, वो अनुबंध का रूप नहीं ले सकते। दे हैवंट एनी स्टैट्यूटरी बाइंडिंग। उससे पक्षकार जो है वो वैधानिक रूप से बाध्य नहीं होंगे, तो वो केवल एग्रीमेंट ही बने रहेंगे। तो इसका पहला पार्ट ये हुआ कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं। यस आई एम एग्रीड, यस आई एम एग्रीड, यस वी आर एग्रीड कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं। मीनिंग देयर बाई, क्योंकि हमने ठहराव को परिभाषित किया है अनुबंध रूपी भवन की आधारशिला के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार बिना नींव के भवन की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार से बिना ठहराव के अनुबंध रूपी भवन की कल्पना नहीं कर सकते। दैट्स वाई कंक्लूसिवली वी कैन से जहाँ भवन होगा वह नींव अवश्य होगी, तो जहाँ अनुबंध होगा वहाँ ठहराव अवश्य होगा। अगर कोई ऐसा अनुबंध है, अगर कोई ऐसा अनुबंध है जिसका आधार ठहराव नहीं है, जिसकी नींव ठहराव नहीं है, उनको हम अनुबंध का दर्जा नहीं दे सकते। जैसे अर्ध अनुबंध है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, उसमें वचनदाता वचन के निष्पादन के लिए तो जिम्मेदारी होगी उसकी, लेकिन उसका निर्माण जो है वो पक्षकारों की पारस्परिक सहमति के आधार पर नहीं होकर के कानून की क्रियाशीलता के आधार पर होगा। जैसे अगर किसी ने कोई वस्तु चुरा ली, तो जिसने वस्तु चुराई है उसका दायित्व है कि वो वस्तु मूल स्वामी को सुपुर्द करे। लेकिन ये जो दायित्व बना है ये पक्षकारों के बीच सहमति के आधार पर नहीं,
ठहराव के आधार पर नहीं बल्कि कानून की क्रियाशीलता के आधार पर हुई है। इसलिए हम इसको ठहराव नहीं कहेंगे, हम इसको अनुबंध नहीं कहेंगे, ये अर्ध अनुबंध हो गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ अनुबंध होगा वहाँ ठहराव अवश्य होगा, जिस प्रकार जहाँ भवन होगा वहाँ नींव अवश्य होगी। दूसरे एस्पेक्ट के अंदर ये बताया हुआ है कि समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। यस, वी आर एग्रीड, देयर आर सो मेनी एग्रीमेंट्स, बहुत सारे ठहराव ऐसे हैं। या यूं कह लीजिए, नींव होने का अभिप्राय भवन नहीं, नींव होने का अभिप्राय भवन नहीं। ठीक इसी प्रकार से ठहराव होने का अभिप्राय अनुबंध नहीं। आप व्यवहारिक जीवन के अंदर बहुत सारे वचनों का आदान प्रदान देखेंगे, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं देखेंगे जिनको हम कानूनी रूप से बाध्य नहीं कर सकते। तो निम्नांकित ठहराव ऐसे हैं, वी कैन से दे आर फॉलोइंग एग्रीमेंट्स। निम्नांकित ठहराव ऐसे हैं जो केवल ठहराव ही बने रहेंगे, अनुबंध का रूप नहीं ले सकते। कैसे? सामाजिक ठहराव, सोशल एग्रीमेंट। समाज के अंदर, परिवार के अंदर पारिवारिक ठहराव अपन कह सकते हैं, सामाजिक ठहराव हो सकता है, पारिवारिक ठहराव हो सकता है, धार्मिक ठहराव हो सकता है, राजनीतिक ठहराव हो सकता है। ये जितनी भी बातें हैं, ये जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, ये केवल प्रतिज्ञाएं ही बनी रहेगी। इन विषयों को लेकर के अपन न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते, तो ये केवल ठहराव बने रहेंगे, अनुबंध का रूप नहीं ले सकते। तो कौन कौन से पॉइंट बने? सामाजिक ठहराव, सोशल एग्रीमेंट, पारिवारिक ठहराव, फैमिली एग्रीमेंट, धार्मिक ठहराव, रिलीजियस एग्रीमेंट, राजनीतिक ठहराव, पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल डिक्लेरेशन यू कैन से। अभी ये अनुबंध का रूप नहीं है, इसलिए इनकी कोई बाध्यता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से सेक्शन 11 के अनुसार अनुबंध के अयोग्य पक्षकारों के द्वारा किया गया ठहराव। अनुबंध के अयोग्य पक्षकार, अयोग्य पक्षकार कौन थे? अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति और ऐसे पक्षकार जिनको राज नियम ने अनुबंध के अयोग्य घोषित कर दिया। अपना अगले अध्याय के अंदर इसको विस्तार से देखेंगे। तो सेक्शन 11। इसी तरह से सेक्शन 20 ऐसे ठहराव जिसमें दोनों पक्षकार विषय वस्तु संबंधी गलती पर हो। एक पक्षकार नहीं, दोनों पक्षकार, दोनों ही भिन्न भिन्न अर्थ लगा रहे हैं, तो ऐसे भी स्पष्ट रूप से ये ठहराव रहेंगे, अनुबंध नहीं हो सकते। इसी तरीके से सेक्शन 21 के अनुसार विदेशी राज नियम की गलती वाले ठहराव। इसी तरीके से सेक्शन 23 के अंदर ऐसे ठहराव जिनका उद्देश्य एवं प्रतिफल अवैध हो, जिनका उद्देश्य और प्रतिफल अवैध हो। इसी तरह से सेक्शन 24 के अंदर ऐसे ठहराव जिनका उद्देश्य एवं प्रतिफल आंशिक रूप से अवैध हो। आंशिक रूप से अवैध का मतलब यह है कि उसका एक पार्ट तो वैलिड है लेकिन दूसरा पार्ट इनवैलिड है। तो जो भाग इनवैलिड है वो केवल ठहराव रहेगा, वो कभी भी अनुबंध का रूप नहीं ले सकता। इसी तरह से सेक्शन 25 के अंदर बिना प्रतिफल वाले ठहराव, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, कुछ अपवाद को छोड़ करके, यदि वचनों के बीच में प्रतिफल नहीं है तो इट इज़ नल एंड वॉइड। इसी तरीके से सेक्शन 26 के अंदर जो है वो व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव। सेक्शन 27 के अंदर विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव। सेक्शन 28 वैधानिक कार्यवाही के अंदर रुकावट डालने वाले ठहराव। सेक्शन 29 अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव। द थिंग इज नॉट क्लियर, देयर इज लॉट ऑफ एम्बिग्विटी, अनक्लैरिटी। तो जब स्पष्टता ही नहीं है पक्षकारों के बीच में तो सेक्शन 29 के तहत आएगा अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव। इसी तरीके से सेक्शन 30
बाजी या सट्टे के ठहराव स्पेकुलेशन, आप देखते हैं रात दिन सट्टे खेलने वाले जो है कुछ अपवाद को छोड़ करके वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। इसी तरीके से सेक्शन 56 असंभव कार्य से संबंधित ठहराव, आपने कोई इस प्रकार का वचन दे दिया विच इज़ बियॉन्ड योर अप्रोच, जिसको आप चाहते हुए भी निष्पादित नहीं कर सकते, वेदर इज नाउन टू पार्टी एंड इट इज अननाउन टू पार्टी, डजंट मैटर, चाहे आपको उसके बारे में जानकारी हो अथवा नहीं हो। यदि आपने कोई ऐसा वचन दे दिया जिसका आप निष्पादन ही नहीं कर सकते तो इट इज नल एंड वॉइड। तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल साइट्स किए हैं जो केवल ठहराव बने रहेंगे, ये कभी भी अनुबंध का रूप नहीं ले सकते। हैंस वी कैन से, तब हम ये कह सकते हैं कि सभी ठहराव जो है वो अनुबंध नहीं हो सकते। बहुत सारे ऐसे ठहराव होंगे जो कालांतर के अंदर ही केवल ठहराव ही बने रहेंगे, कानूनी रूप से बाध्यता उत्पन्न नहीं कर सकते। ये जो मैंने क्वेश्चन आपको नोट करवाया है कि ठहराव से आपका क्या अभिप्राय है। समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, परंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं हो सकते। तो ये सारा कंक्लूजन है दर्शकों।